तो सोचिए जरा, दो दोस्त हैं, एक सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच कोई 2000 फीट ऊंचा रेडियो टावर है, एकदम जर्जर हालत में। और वो उसके बिल्कुल टॉप पर फंस जाते हैं। हाँ, नीचे उतरने का रास्ता टूट चुका है। फोन में आप सोचिए, कोई सिग्नल नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। और ऊपर से वो गिद्ध मंडरा रहे हैं। उफ, कैसे एक एडवेंचर ट्रिप एक भयानक सपने में या कहें कि अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाती है। और ये हमें इंसानी साइकोलॉजी के बारे में क्या सिखाती है? तो कहानी की शुरुआत होती है बेकी और हंटर, दो पक्की सहेलियां और बेकी का पति डैन। हाँ, वो लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। और तभी एक भयानक हादसा होता है। डैन की जो सेफ्टी वायर है वो टूट जाती है और वो गिरकर मर जाता है। और ये हादसा जाहिर है बेकी को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। हाँ, फिल्म यहीं से हमें दिखाती है कि कैसे इतना बड़ा सदमा मतलब किसी इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। 1 साल गुजर जाता है लेकिन बेकी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाती। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है, डिप्रेशन में है। अपने पिता जेम्स उनसे भी एकदम कटी कटी सी रहती है। हाँ, दुख उसे जैसे दुनिया से अलग ही कर देता है। ये बहुत रियल लगता है कि कैसे ट्रॉमा आपको बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस महसूस करा सकता है। हाँ, और हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो एक पॉइंट पर लगभग सुसाइड करने वाली होती है। लेकिन तभी उसकी दोस्त हंटर, उसका कॉल आ जाता है। हंटर, जो अब एक तरह के एडवेंचर व्लॉगर बन चुकी हैं, अपने ट्रिप्स ऑनलाइन पोस्ट करती हैं। जी, और वो बेकी को इस डिप्रेशन से निकालने का एक, कह सकते हैं, अजीब सा तरीका सुझाती है। बहुत अजीब। वो उसे उस 2000 फीट ऊंचे B67 टीवी टावर पर चढ़ने के लिए मनाती है। ये कहानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड़ है। हंटर का इरादा शायद नेक है, वो बेकी की मदद करना चाहती है, उसके डर को फेस करवाना चाहती है। हाँ। लेकिन तरीका एक और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक एक्टिविटी। हाँ। ये आज के टाइम का एक बहुत रेलेवेंट सवाल है। जब आपको अपने एक्सपीरियंस लगातार ऑनलाइन शेयर करने का प्रेशर हो, तो क्या आप रिस्क को सही से आंक पाते हैं? क्या कंटेंट बनाने की इच्छा आपको सुरक्षा को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर सकती है? फिल्म इस पहलू को सामने रखती है। खैर, वो टावर पहुंचते हैं, गेट पर ताला लगा है और डेंजर का साफ साइन बोर्ड है। टावर की हालत दिख रही है कि खराब है, जंग लगा हुआ है, हिल रहा है, नट बोल्ट ढीले हैं। ये सब खतरे की खुली निशानियां हैं। और यहीं पर शायद वो जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, उसका एक क्लासिक उदाहरण दिखता है। हाँ बिल्कुल, कन्फर्मेशन बायस मतलब हम अक्सर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए प्लान या यकीन को सपोर्ट करती हैं, और उन चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं जो उसके खिलाफ जाती हैं। यहाँ बैकी और हंटर टावर पर चढ़ने के लिए इतने मोटिवेटेड हैं। बैकी शायद डर पर काबू पाने के लिए, हंटर शायद एडवेंचर और अपने व्लॉग के लिए, कि वो सामने दिख रहे खतरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, अनदेखा कर देते हैं। चढ़ाई शुरू होती है। हंटर तो जोश में आगे है, बैकी डरते रहते पीछे। कुछ 1800 फीट पर पहुंचकर बैकी का डर एकदम बढ़ जाता है। हवा तेज है, सीढ़ी हिल रही है। वो कहती भी है कि चलो वापस चलते हैं, पर हंटर उसे हिम्मत रखने को, आगे बढ़ने को कहती हैं। और आखिरकार वो टॉप पर पहुंच जाते हैं। 2000 फीट की ऊंचाई। टॉप पर पहुंचने का वो एहसास शायद उन्हें एक पल के लिए जीत जैसा लगा होगा। हाँ शायद। हंटर तो फौरन व्लॉगिंग मोड में आ जाती है। ड्रोन उड़ाना, वो खतरनाक स्टंट करना, किनारे पर एक हाथ से लटक जाना। और वो बैकी को भी उकसाती है ऐसा करने के लिए, कहती है इससे डर भागेगा। क्या वाकई डर ऐसे भागता है? पता नहीं, बैकी डरते डरते ये करती भी है। और फिर वो वहीं पर डैन की अस्थियां विसर्जित करती है। देखिए यहाँ कितना कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ इतना गहरा निजी पल है श्रद्धांजलि का, हाँ, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के लिए किया गया वो जानलेवा स्टंट। ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो सच में डर पर काबू पा रही थी या ये सब एक तरह का परफॉर्मेंस था? और फिर वो पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। नीचे उतरने का टाइम। जैसे ही बैकी सीढ़ी पर पहला कदम रखती है, वो पुरानी जंग लगी सीढ़ी टूट जाती है। हाँ, वो नीचे गिरने लगती है। हंटर किसी तरह उसे पकड़ लेती है, ऊपर खींच लेती है। वो बच तो जाती है पर अब नीचे जाने का रास्ता ही खत्म हो गया है। वो 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुकी हैं। अब एडवेंचर पूरी तरह से एक बुरे सपने में बदल चुका है। यहाँ से फिल्म का फोकस पूरी तरह सर्वाइवल पर शिफ्ट हो जाता है। उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। थोड़ा पानी, एक फ्लेयर गन, दूरबीन, और बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई तरीका नहीं, फोन में सिग्नल नहीं है। बिल्कुल। अब उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। इसके बाद तो मदद पाने की उनकी कोशिशें एक एक करके नाकाम होती जाती हैं। वो फोन को जूते में डालकर नीचे फेंकते हैं और वो टूट जाता है। हाँ, नीचे कुछ लोग दिखते हैं, उन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो भी बेकार, आवाज ही नहीं पहुंचती। फिर रात में फ्लेयर गन चलाते हैं। 2 आदमी देखते भी होने। हाँ देखते हैं, पर मदद करने की बजाय वो हंटर की कार चुराकर भाग जाते हैं। मतलब ये तो हद ही होगी निराशा की। ये घटनाएं न सिर्फ उनकी हताशा को बढ़ाती हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि बाहरी दुनिया या तो उनकी पहुंच से बाहर है, या उदासीन है, या फिर खुद एक खतरा है।
हर नाकाम कोशिश उनके अकेलेपन को और गहरा करती जाती है। हाँ, उम्मीद का बार बार टूटना साइकोलॉजिकली कितना भारी पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। और इसी निराशा के बीच एक और इमोशनल बॉम्ब फटता है। बेकी हंटर के पैर पर बने 143 टैटू का मतलब पूछती है। ये कोड डैन इस्तेमाल करता था आई लव यू कहने के लिए। और हंटर मान लेती है कि उसका डैन के साथ अफेयर था 6 महीने तक। ये खुलासा उस वक्त आता है जो वो दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। मतलब टाइमिंग देखिए जरा। हाँ, बेहद क्रूअल टाइमिंग है। अगली सुबह उन्हें फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। भूख प्यास से हालत खराब है। और तब हंटर वो नीचे गिरे हुए बैग को लाने का वो बहुत ही रिस्की फैसला करती है। हाँ, वो रस्सी के सहारे नीचे उतरती है। रस्सी छोटी पड़ जाती है तो वो डिस्क पर कूद जाती है। पानी पीती है, बैग को रस्सी से बांधकर ऊपर भेजती है और फिर खुद रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन है। बैकी उसे ऊपर खींच रही है। एक पल को लगता है कि हंटर गिर गई। हाँ, दिल दहल जाता है। पर फिर दिखता है कि वो रस्सी पर लटकी नहीं है। बैकी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। हंटर के हाथों में काफी चोटें आती हैं। ये उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की सहन शक्ति का टेस्ट है। फिर वो ड्रोन से मदद भेजने की कोशिश करते हैं। बैटरी कम है। और फिर बैकी वो टावर के टॉप पे उस पोल पर चढ़ती है। ऊपर जो लाइट है उसके सॉकेट से ड्रोन चार्ज करने के लिए। गिद्ध उस पर हमला करते हैं। लग ढीला है, उसे पकड़कर रखना पड़ता है। ये कमाल की हिम्मत और जुगाड़ दिखाता है। हाँ। ड्रोन चार्ज तो होता है, वो उसे पास के मोटेल की तरफ उड़ाते हैं, लेकिन वो एक ट्रक से टकराकर टूट जाता है। अब ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं। यहीं पर वो लर्न्ड हेल्पलेसनेस वाली बात आती है, शायद सीखी हुई लाचारी। बिल्कुल। जब बार बार कोशिशें नाकाम होती हैं तो इंसान हार मानने लगता है। उसे लगता है कि स्थिति उसके कंट्रोल से बाहर है। हर समाधान का एक नई निराशा में बदलना उनके हौसले को तोड़ सकता है। रात में फिर भयंकर तूफान आता है। बैकी को नींद आ रही है, वो नींद से लड़ रही है। हंटर उसे सोने से मना करती है, कहती गिद्ध हमला कर सकते हैं। और फिर बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है। कहती है अपना फोन उसमें डालकर नीचे फेंकेगी। और तभी हंटर जवाब देती है, मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। बूम। और यही फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। हाँ। हमें यानी दर्शकों को पता चलता है कि हंटर तो तभी मर गई थी जब वो डिस्क पर कूदी थी, गिरने से। हाँ, बैकी तब से अकेली थी। वो सारी बातचीत, हंटर को ऊपर खींचना, ड्रोन का प्लान बनाना, वो सब बैकी के दिमाग की उपज थी। एक हेल्यूसिनेशन, मति भ्रम। बाप रे। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल मोड है। हेल्यूसिनेशन खत्म होने के बाद असलियत का पूरा बोझ उस पर अकेले आ पड़ता है। अगले दिन जब एक गिद्ध उसकी चोट को नोचने लगता है, बाकी में अचानक जैसे कोई स्विच ऑन होता है। हाँ, एक नई एनर्जी आती है। वो गिद्ध को पकड़कर मार डालती है और जिंदा रहने के लिए उसे खा लेते। उसमें थोड़ी जान आती है। वो रस्सी के सहारे फिर नीचे डिस्क पर उतरती है जहां हंटर की लाश पड़ी है। हाँ और फिर वो अपना आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग प्लान बनाती है। जी, वो अपने पिता को मैसेज भेजती है, फोन को हंटर के जूते में डालती है और फिर उस जूते को हंटर की लाश के अंदर फंसाकर लाश को नीचे फेंक देती है। यहाँ सही गलत का फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया गया है। आखिरकार ये प्लान काम कर जाता है। बैकी के पिता को मैसेज मिलता है, वो पुलिस के साथ पहुंचते हैं और उन्हें बैकी जिंदा मिलती है। हाँ, पिता बेटी का वो इमोशनल रियूनियन होता है और कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये थी फॉल की कहानी का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे एक एडवेंचर दुख, धोखे, भ्रम और आखिर में अस्तित्व की एक भयानक लड़ाई में बदल गया।